नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, जो है हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो इसमें हमने जो है पहले राजस्थान की स्थिति, विस्तार, नामकरण और नए ज़िलों के अनुसार राजस्थान की स्थिति, और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनमें मैदानी, ये जो मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं अरावली का पर्वतीय पठारी भाग। और अब हमारा तीसरा और चौथा जो पार्ट है वो थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं दोनों टॉपिक जो है एक ही पार्ट में पढ़ा रही हूँ। तो पूर्वी मैदानी भाग और इसके अलावा जो चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इन दोनों की जानकारी जो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, वन लाइनर की तरह फटाफट आप रिवीजन करेंगे। पहले आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो इनमें से आप नोट्स बना लें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा प्रयास आपकी सफलता में जो है योगदान दे, मैं यही आशा करती हूँ, और ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें करने में विश्वास नहीं करती। इसकी बजाय अगर हम टॉपिक को क्लियर करें तो हम ज़्यादा सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला भाग है हमारा इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में चौथा भाग हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। और ये बस लास्ट में यही कहूँगी कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा लगा, और कोई कमी है तो वो भी मुझे क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो है टॉपिक पूर्वी मैदानी भाग। तैथिस सागर का अवशेष, ये पूर्वी मैदानी भाग जो है हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से पहले जब हमने नामकरण वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा है कि हमारा जो रेगिस्तानी जो भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है वो, और ये पूर्वी मैदानी भाग, इसके अलावा खारे पानी की झीलें, ये तीनों ही किसके अवशेष हैं? तैथिस सागर के अवशेष हैं। इसके अलावा दो भाग बचते हैं फिर, अरावली का पर्वतीय भाग, और इसके बाद में जो विंध्याचल पर्वत वाला हाड़ौती का पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी उसी कहते हैं। ये दोनों भाग जो है पर्वतीय और पठारी भाग दोनों क्या है? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी मैदानी भाग तैथिस सागर का अवशेष है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? गंगा और यमुना नदियों के द्वारा। गंगा, यमुना और इनकी जो है सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गंगा यमुना हमारे इधर इस पूर्वी मैदानी भाग में नहीं आती है दोस्तों, लेकिन यहाँ की जो हमारी राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो गंगा और यमुना नदियों में मिलती है। तो इन सब के सहयोग से क्या है? पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ। अब कौन कौन से क्षेत्र इस में आ जाते हैं पूर्वी मैदानी भाग में? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में जो है पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है। तो फिर से देख लेते हैं। तैथिस सागर का अवशेष है, गंगा यमुना नदियों के द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और इसमें क्षेत्र पूछे जाएं, जिले पूछे जाएं हमारे राजस्थान के: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सब पूछे गए सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये तैथिस सागर वाला भी पूछा जा चुका है। तो इसका ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 23%। कितना है? 23% तो इसका क्षेत्रफल है, और 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जनसंख्या 39% है और क्षेत्रफल 23% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। देखिए दोस्तों, इधर नदियां बहती है, मिट्टी उपजाऊ है, प्राकृतिक जो है परिस्थितियां अच्छी है, इस वजह से सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। ये सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। ढाल इसका उत्तर पूर्वी दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर वाली दिशा और ये पूर्व वाली दिशा, तो इसका ढाल किस तरफ है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो फटाफट से वापस रिवीजन करते हैं। तैथिस सागर का अवशेष है, गंगा यमुना के द्वारा निर्माण किया गया है। ये जिले हमें पढ़ने हैं दोस्तों। क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, और ढाल है इसका उत्तर पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम
पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु आर्द्र जलवायु है दोस्तों। देखिए जो है वर्ष भर वातावरण अच्छा रहता है दोस्तों। इधर मिट्टी भी उपजाऊ है, सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। सर्वाधिक वर्षा तो जो है इधर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती है, लेकिन यहाँ पर भी जो है अच्छी वर्षा होती है दोस्तों, इसलिए इसको आर्द्र कहा गया है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को अति आर्द्र कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी है यहाँ की जलोढ़, कांप, दोमट या कछारी मिट्टी। ये जो मिट्टी होती है दोस्तों नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का जमाव होता है, उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी के ही अन्य नाम हैं जिन्हें कांप, दोमट और कछारी कहा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है। और नाम पूछे तो जलोढ़ मिट्टी है और अन्य नाम पूछे तो कांप, दोमट और कछाड़ी मिट्टी है। प्रमुख फसलें हैं यहाँ की सरसों। ठीक है, सरसों के अलावा जैसे गेहूं है, ये मूंग है, चने हैं, ये सब क्या है? मुख्य फसलें हैं यहाँ की। ठीक है, तो प्रमुख फसलें। ये क्षेत्र गलत छप गया है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सिंचाई कुओं द्वारा होती है और इस क्षेत्र की मुख्य नहरें भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर है। यहाँ पर सिंचाई कुओं द्वारा होती है और यहाँ की मुख्य नहरें कौन कौन सी दोस्तों? भरतपुर नहर भरतपुर में है और एक गुड़गांव नहर है। ठीक है, तो इन दोनों नहरों के द्वारा इधर सिंचाई होती है, इसके अलावा कुओं के द्वारा होती है। पूर्वी मैदान राज्य का सबसे उपजाऊ प्रदेश है, इसीलिए इसे राजस्थान में अन्न का भंडार कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो भाग हम देख लेते हैं। उससे पहले हम फटाफट रिवीजन करेंगे। जलवायु है आर्द्र, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, मिट्टी जलोढ़ जिसे कांप, दोमट, कछारी भी कहा जाता है। प्रमुख फसलें हैं सरसों, गेहूँ, चना और मूंग, इस तरह से। और यहाँ पर सिंचाई कुओं द्वारा होती है। इसके अलावा 2 नहरें हैं, भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर। पूर्वी मैदानी राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, इसे राजस्थान में अन्न का भंडार कहा जाता है। और इस भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देखिए दोस्तों चंबल बेसिन है, दूसरा बनास बेसिन है और तीसरा माही बेसिन है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। चंबल बेसिन में चंबल सबसे बड़ी नदी है, बनास बेसिन में बनास है और माही बेसिन में माही नदी है। तो देखते हैं हम चंबल बेसिन को। चंबल बेसिन के समीपस्थ कृषि योग्य भूमि को उत्खात स्थलाकृति भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों चंबल बेसिन जो है चंबल नदी के कारण बना है और इसमें जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति। इसे स्थानीय भाषा में डांग भी कहते हैं। चंबल बेसिन में जो कृषि योग्य भूमि है उसको उत्खात स्थलाकृति कहा गया है और स्थानीय भाषा में इसको डांग कहते हैं। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बीहड़ यानी जंगल वाली भूमि है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? चंबल बेसिन में, धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। इस भूमि को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे सर्वाधिक बीहड़ भूमि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है धौलपुर और सवाई माधोपुर में। और उत्खात स्थलाकृति कहाँ पर है? तो चंबल बेसिन में है। इसको स्थानीय भाषा में डांग कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों खादर 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि जो नवीन जलोढ़ से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, खादर भूमि किसको कहा गया है? 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे यहाँ पर पाए जाते हैं और बीहड़ भूमि है, जंगल वाली भूमि है और यहाँ पर ये जो है नवीन जलोढ़ से निर्मित है। ठीक है, चंबल नदी है तो चंबल नदी में जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उस मिट्टी से बने हुए ये खादर मैदान है और इसकी जो है 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे बने हैं इनमें और बीहड़ भूमि यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए खादर क्या होता है? 5 से 30 मीटर गहरे गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि जो नवीन जलोढ़ से निर्मित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन देखिए दोस्तों इसमें बनास नदी द्वारा इस क्षेत्र में पीली और भूरी मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों बनास नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कौन सी है? पीली और भूरी मिट्टी है। तो इसी में जो है मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है।
तो बनास का जो उत्तरी भाग है वो क्या कहलाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। बनास का उत्तरी भाग, बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली का भाग और दक्षिण वाला भाग कहलाता है मेवाड़ का मैदानी प्रदेश। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा चुके हैं तो ध्यान में रखिएगा। वापस से देखते हैं, बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली और दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदानी भाग कहलाता है। बनास बेसिन में पीडमांट स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती है जो अरावली का ही भाग है। ठीक है, बनास बेसिन में पीडमांट स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जिसे कहा गया है कि वो अरावली का भाग है। बनास बेसिन और कोटा का मैदान बूंदी की आडावल पहाड़ियों से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो कोटा का मैदान तो हाड़ौती के प्रदेश में है, बनास बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है। तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? बूंदी की आडावल पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि पूछा गया सवाल है आडावल पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वापस से रिपीट करते हैं हम। पीली भूरी मिट्टी का से इसका निर्माण हुआ है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग मालपुरा करौली प्रदेश और दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदानी प्रदेश और बनास बेसिन में पीडमांट स्थलाकृतियाँ पाई जाती है जो अरावली का भाग है और बनास बेसिन और कोटा का मैदान बूंदी की आडावल पहाड़ियों से अलग होता है। इसके अलावा देखिए तीसरा है भाग इसका माही बेसिन। यहाँ की प्रमुख नदी है माही। दोस्तों माही बेसिन जो है माही नदी के द्वारा बनाया गया है। इस बेसिन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र शामिल है। ठीक है दोस्तों, 3 जिले आते हैं, वागड़ क्षेत्र कहलाता है ये, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, अभी बांसवाड़ा को संभाग भी बनाया गया था जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल थे, लेकिन वापस से इसको कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। तो पूछा गया सवाल है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। आदिवासियों का क्षेत्र है ये। ठीक है, और यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ जो है माही नदी के किनारे लगता है और इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वेणेश्वर धाम। तो माही बेसिन पढ़ते हैं आगे हम। देखिए माही बेसिन, माही यहाँ की प्रमुख नदी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र शामिल है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 56 का मैदान क्या है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, ध्यान में रखिएगा डूंगरपुर नहीं आना चाहिए, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 गाँवों और नदी नालों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 56 छोटे छोटे गांव हैं और नदी नाले हैं वहाँ पे, तो उस मैदान को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। और कौन से 2 जिलों के बीच में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। वागड़ या बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पठारी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कांठल का मैदान, कांठल का माही नदी का तटीय क्षेत्र प्रतापगढ़ का भाग। ठीक है, माही नदी का जो तटीय क्षेत्र है जो प्रतापगढ़ का भाग है उसे क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 56 का मैदान तो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। वागड़ या वागड़ प्रदेश कहा जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को, और कांठल का मैदान कहा जाता है प्रतापगढ़ का माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र, कांठल कहलाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है मेवल। मेवल क्या है दोस्तों? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? मेवल प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों का पहाड़ी भाग तो कहलाता है बागड़ या वागड़, और इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है? मेवल प्रदेश कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, चौथा जो है भौतिक प्रदेश है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, हाड़ौती का प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग भी कहते हैं। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अलावा जो है अरावली है, अरावली भी क्या है दोस्तों? अरावली के साथ साथ ये वाला भाग, ये दोनों ही भाग जो है किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। क्षेत्रफल है 6.89 प्रतिशत, क्षेत्रफल है
8-9% और जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है 11%। ठीक है दोस्तों, तो 6.89% यहाँ का जो है क्षेत्रफल है और जनसंख्या है 11%। जलवायु है अति आर्द्र, देखिए यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इस वजह से अति आर्द्र प्रदेश है। वर्षा होती है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने अभी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का पढ़ा है 50 से 80 सेंटीमीटर वहाँ पर बरसात होती है। मिट्टी है यहाँ की लावा निर्मित काली मिट्टी। यहाँ की मिट्टी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की काली मिट्टी है दोस्तों, जो कि लावा से बनी है। लावा देखिए यहाँ पे, इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार के लावा से। लावा निकल कर के ठंडा हो गया, उसके बाद में इस पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। तो फिर से देख लेते हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या है 11%, जलवायु है अति आर्द्र, वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, मिट्टी है लावा निर्मित काली मिट्टी। अब आगे देखते हैं हम, मिट्टी है लावा निर्मित काली मिट्टी है दोस्तों। तो इस काली मिट्टी में जो है फसलें कौन कौन सी बोई जाती है? कपास और सोयाबीन। यहाँ की जो फसल है मुख्य इम्पोर्टेंट, तो देखिए क से काली और क से कपास, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमें सोयाबीन याद रखना है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की मिट्टी है काली और फसलें हैं कपास और सोयाबीन। क्षेत्र कौन कौन से आते हैं इसमें? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 ज़िले इसमें आते हैं दोस्तों। और देखिए वर्तमान में जो ज़िलों का निर्माण हुआ है नयों का, तो ये वाला जो प्रदेश है ये पूरी तरह से अछूता रहा था। इस प्रदेश में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं की गई थी। तो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। दक्षिण पूर्व का पठारी भाग और विंध्याचल पर्वत के बीच का क्षेत्र संक्रांति प्रदेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण पूर्व का जो पठारी भाग है वो और विंध्याचल पर्वत माला के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? संक्रांति प्रदेश कहलाता है, क्योंकि आधा तो ये दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश है और उसके नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ तो देखो दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आ जाता है और इधर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। तो दोनों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? संक्रांति प्रदेश कहलाता है। यह भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है और सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका हिस्सा माना गया है? इस विंध्याचल पर्वत का भाग माना गया है और सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है, क्योंकि सर्वाधिक नदियाँ यहाँ पर बहती है दोस्तों और प्राकृतिक दशाएँ अच्छी है, इस वजह से सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है, आगे हम देख लेते हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तीनों से ही सवाल पूछा जा चुका है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा व झालरा पाटन के मध्य अर्धचंद्राकार पर्वत है और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, इन्हें जो है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है और जो है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालरा पाटन के बीच में स्थित है झालावाड़ में और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। अगला है डग गंगाधर उच्च प्रदेश। ये क्या है दोस्तों? झालावाड़ का उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये झालावाड़ है, तो झालावाड़ का जो है उत्तर और पश्चिमी प्रदेश, इसको क्या कहा जाता है? डग गंगाधर प्रदेश कहा जाता है, उच्च प्रदेश कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, झालावाड़ में स्थित है। शाहाबाद उच्च प्रदेश। अब ये शाहाबाद उच्च प्रदेश देखिए बारां में है। शाहाबाद कहाँ पर है? बारां में। मौजूद घोड़े की नाल की आकृतियाँ, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी भी यहीं पर स्थित है। बारां में मौजूद घोड़े की नाल की आकृतियां हैं, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, डग गंगाधर उच्च प्रदेश झालावाड़ का उत्तर पश्चिमी पठारी प्रदेश है और ये शाहाबाद कहाँ पर है? बारां है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ऊंचे उठे हुए भाग हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है हमें। तो फिर से देखते हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालरा पाटन के बीच अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। डग गंगाधर झालावाड़ में है, झालावाड़ का उत्तर पश्चिमी भाग। शाहाबाद बारां में है, घोड़े की नाल की आकृतियां हैं। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां तो अर्धचंद्राकार है, जबकि शाहाबाद की पहाड़ियां घोड़े की नाल की आकृतियों की है।
और रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ भी यहीं पर बारां में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने मैं पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की इम्पोर्टेंट जो है जानकारियाँ लेकर आई हूँ दोस्तों। तो वन लाइनर की तरह इनको फटाफट से नोट्स की तरह तैयार करें दोस्तों। और भी चीज़ें अगर आपको मिलती है इसमें तो उनको भी ऐड करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आपका जो है कमेंट्स करा हुआ मुझे मोटिवेट करेगा और ये वीडियो आपकी पढ़ाई में बहुत इम्पोर्टेंट है, सहायक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए इसी तरह से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो लाइक अगर कमेंट्स भी नहीं करते हैं तो लाइक तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता रहे कि कितने जनों ने देखा है और कितने जनों ने लाइक किया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तो लगे रहिए दोस्तों इसी तरह से अच्छे से तैयारी में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।